अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक डॉक्टर इफ्तिखार खान, हादी होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक सरगोदा से आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा, अभी जो मैंने इस वक्त टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, वो भी पिछले टॉपिक्स की तरह आपकी ज़िंदगी में इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसके लिए भी आपको उतना ही कॉन्शियस रहना चाहिए जितना आप जिस तरह से हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया है, उसी तरह से आपको इसके बारे में भी कॉन्शियस रहना चाहिए। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल पे जो नए आने वाले लोग हैं वो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस कर लें, और फिर उसके साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन टाइम में मिलते रहें। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है मोटापा, ओबेसिटी, जिसको हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। अब मोटापा है क्या, मतलब इसको मैं कैटेगोरिकली 2-3 उसमें डिवाइड करूँगा। मोटापा क्या है, मोटापे के नुकसानात क्या हैं, और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है, ट्रीटमेंट मेडिसिन क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोटापा है क्या। अच्छा नाज़रीन, मोटापा मतलब सादा अल्फाज में कि जब आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में आपकी ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैट्स, चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाए तो उसको हम मोटापा कहते हैं। फ़ैट्स डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएं, दैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी, मोटापा। अच्छा, अब उससे मोटापे की वजह से आपको जो नुकसानात हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो क्या हैं, उसकी तरफ आ जाते हैं। तो मोटापे की वजह से सबसे जो कॉमन रिस्क फैक्टर जो आप प्रोन हो जाते हैं जिन डिजीज़ के लिए, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिनको हम आम तौर पे दिल की बीमारियां कहते हैं, हार्ट डिजीज़। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर, दिल, आपकी वेन्स, आर्टरीज़, उनसे रिलेटेड एआर्टरीज़, मतलब जो भी उससे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी उसके पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो जो उनमें वॉल्व भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जिस तरह एंजाइना पेक्टोरिस है, आपको अगर हार्ट रीजन में पेन होती है और पल्पिटेशन होती है तो आप मतलब ये इसमें ओबेस लोगों में ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। इसी तरह से और बहुत सारी हैं। तो खैर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, आप उनके लिए ज़्यादा आसान शिकार हो जाते हैं अगर आप ओबेस हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप ओबेसिटी का शिकार हैं तो आपको चलने फिरने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका नेचुरली आपका वेट, आपके जो स्केलेटल सिस्टम है, जो आपकी हड्डियाँ हैं, जो आपके जोड़ हैं, उनकी एक कैपेसिटी से ज़्यादा हो चुका है। जब कोई भी चीज़ कैपेसिटी से ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो बर्डन फील करेगी, जो भी ऑर्गन है। तो चूँकि हमारा बॉडी का वेट को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी हड्डियाँ बनाई हैं, और जोड़ हैं जो उन्हें हम जिनको मूव करते हैं, तो वो इस काबिल इतनी कैपेसिटी के नहीं जितना हमने उन पर बोझ डाल दिया, तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली। फिर उस प्रॉब्लम को फर्दर जब आगे जाएंगे तो आर्थराइटिस हो जाएगा, जिसको हम जोड़ों का दर्द या गैंठिया कहते हैं, या आपके घुटनों में, आपके नीज़ में, आपके हील्स में, आपकी एंकल्स में, टखनों में, या स्वेलिंग भी हो सकती है, सोजिश भी हो सकती है, आर्थराइटिक सोजिश भी हो सकती है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मतलब ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि आप इसकी वजह से इन बीमारियों का शिकार एज़ कम्पेयर टू अदर्स जिनका नॉर्मल बॉडी वेट है, उनकी निस्बत आप ज़्यादा जल्दी शिकार होते हैं इन बीमारियों का। अच्छा, इसके बाद जो मोटे लोग हैं, आपने देखा है जो स्टडीज़ में जो प्रूव किया है वो ये है कि वो कैंसर का शिकार ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। फिर इसके बाद जिस तरह से बड़ी कॉमन जो डिजीज़ हैं, अभी जिस तरह से हम कार्डियोवैस्कुलर का डिस्कस कर रहे थे, कि आपने देखा है कि जितना भी लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, वो मोटापे, उनमें अक्सरियत मतलब ज़्यादातर लोगों की वो है जो मोटापे का शिकार हैं। ठीक है, तो ये एक आसान उसमें है। अच्छा, फिर शुगर के लिए डायबिटीज़ 2 स्पेशली मेलिटस 2, मतलब डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो उनमें मोटे मोटे लोगों में जिनमें फ़ैट्स ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है, तो उनमें भी चांसेस ओबेसिटी के लोगों में शुगर डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स।
सो आप शुगर का भी आसान शिकार बन जाते हैं अगर आप ओबेस हैं। तो मतलब इसी तरह से फिर जब आप जिस तरह से मैंने अभी ज़िक्र किया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं या डायबिटीज़ है या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड और चीज़ें हैं, तो इसी तरह से अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं तो आप डेफिनेटली मेंटली भी डिप्रेशन का भी शिकार ऐसे लोग ज़्यादा पाए जाते हैं जो मोटापे का शिकार हैं। फिर इनका निज़ाम भी डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं तो वो भी मोटे लोगों का ज़्यादा डिस्टर्ब होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मोटापा आपको चेक कैसे करना है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं मोटा हूँ या मैं नॉर्मल हूँ या मैं मेरा बॉडी वेट बिलो द लेवल है कि मैं उसमें कम है मेरा। तो उसके लिए अब ज़ुबानी तो चूँकि इस वीडियो में तो बताना पॉसिबल नहीं है आपको इतनी डिटेल में या वो समझाना, उसके लिए आसान फार्मूला जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आप सिंपली गूगल पे जाके उसमें आप बॉडी मास BODY बॉडी MASSINDES बॉडी मास इंडेक्स को आप ओपन कर लें तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि इसमें पूरा एक फार्मूला है कि आपकी हाइट इतनी है तो आपका बॉडी वेट इतना है, तो उसके बाद उस रेशो से तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जी। आप दो चीज़ें चेक कर लें कि आपकी हाइट लेट्स सी 6.8 है और आपका बॉडी वेट है लेट्स सी 90 है या 70 है या 80 है, जो भी है, तो आप अकॉर्डिंगली उस चार्ट में आप चेक कर लेंगे कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं। तो वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा और आसानी से पता चल जाएगा, बजाय इसके कि मैं आपको समझाऊँ। अच्छा, या अगर इसका दूसरा हल ये है कि आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लें, डॉक्टर साहब मेरा ये हाइट है और ये मेरा वेट है, तो क्या मैं ओबेसिटी की तरफ तो नहीं जा रहा या मैं मेंटेन्ड, मेरा वेट मेंटेन है, तो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। दूसरा सलूशन ये है। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसकी आपको इलाज क्या करना है। मतलब ये जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया कि इसको ओबेसिटी क्या है, फिर उसके बाद ओबेसिटी से मतलब जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या हैं। अच्छा, तो उसका फिर इलाज की तरफ जाएंगे कि इलाज मतलब क्या है। अच्छा, अब इससे जो डिजीज़ और मतलब जो होती हैं उनमें आप कह लें कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आपके ग्लैंड्स जिनमें थायराइड हैं और गायनी डिसऑर्डर्स भी इसकी वजूहात हैं। वजूहात में अगर हम इसको देखें तो इसमें ये भी हैं। और उसके बाद आपकी जो आदत हैं, जो आपकी खाने पीने की आदत हैं स्पेशली, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अच्छा, अब इसमें आपको मतलब ये तो बड़े जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जो आम हर दूसरे तीसरे आदमी को, आम आदमी को, एक अनपढ़ आदमी को भी पता है कि अगर वो अपनी हेल्दी डाइट नहीं लेता, हेल्दी डाइट बैलेंस डाइट अगर वो नहीं लेता तो वो बीमारियों का शिकार होगा। अच्छा, वो हेल्दी डाइट से ज़रूरी मतलब क्या है कि आपकी बैलेंस डाइट भी उतनी हेल्दी के साथ साथ बैलेंस्ड भी होनी चाहिए। कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, ऑयली चीज़ें या इस टाइप की चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ओबेसिटी का शिकार होंगे। तो आप मतलब अपने आप में सबसे पहले इन आदत को ऐड करें कि आप अपनी खुराक जो है उसको बैलेंस करें। ठीक है, उसको बैलेंस डाइट पे लेके आएँ। मतलब जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाते हैं उनसे आप अवॉइड करें। जिनमें फ्राइड चीज़ें हैं, फ्राइड फूड्स हैं, जिनमें फास्ट फूड्स हैं, उनसे अवॉइड करें। उसके बाद आप हैवी मील्स ना करें। ठीक है, हैवी मील से मुराद है कि आप मतलब सही पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ी सी गुंजाइश रख लें। और सुन्नत के मुताबिक भी ऐसा ही है कि आप खाना खाते वक्त अपनी उसमें थोड़ी सी। अच्छा, फिर इसमें एक और फैक्टर बड़ा कॉमन है जो देखने में आता है, वो इनहेरिटेड भी है, हेरिडिटरी फैक्टर भी है इसमें। कि अगर आप देखेंगे कि वालिदैन मोटे थे तो बच्चे भी मोटे ही हैं, तो इनहेरिटेंस का भी इसमें, जेनेटिक्स का भी इन अदर वर्ड्स कि इनहेरिटेंस भी इसमें शामिल है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप इसको, अब अगर हम इसको देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। इलाज जिस तरह से मैंने बताया कि दो तरीके हैं, मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं।
लेकिन जो जो मैं आपको होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करने जा रहा हूँ, पहला ये है कि मैं आपको ऐसी मेडिसिन सजेस्ट करूँगा कि आप वो मेडिसिन यूज़ करें। वो इंतहाई सेफ़ ड्रग्स हैं, नेचुरल रेमेडीज़ हैं, सॉरी ड्रग्स नहीं है, रेमेडी नेचुरल रेमेडीज़ हैं, इंतहाई नेचुरल रेमेडीज़ हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई आपको नुकसान नहीं उनका, एटलीस्ट आपको नुकसान कोई भी नहीं। और ये प्रूव्ड हैं, मतलब क्लिनिकली हमारे जो एक्सपीरियंस में कि अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। जितने भी पेशेंट्स में मैंने रिकमेंड किया है उनसे मतलब बहुत अच्छे मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो सेफ़ हैं। आप बच्चे बड़ा कॉमन, और ये पाकिस्तान का फ्यूचर का, अभी पिछले दिनों भी कुछ रिपोर्ट थी कि बहुत बड़ा इशू बन के उभर रहा है कि पाकिस्तान में ओबेसिटी डे बाई डे बढ़ती जा रही है। आज से कुछ अर्सा पहले देखें, हमारे वालिदैन खेतों में काम करते थे, हल चलाते थे, उसकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली, बैल ख़त्म हो गए। लोग हाथ से मज़दूरी, मेहनत मज़दूरी, घर का काम लोग ख़ुद करते थे, वो ख़त्म हो गया। लोग साइकिलिंग करते थे, साइकिल पे जाते थे, उसकी जगह मोटरसाइकिल गाड़ी ने ले ली। लोग पैदल चलते थे, पैदल की जगह साइकिल भी नहीं, मोटरसाइकिल ने ले ली। आप अपने घर से मतलब मैं 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा होगा, आपके घर से अगर कोई 50 मीटर, मैक्सिमम 50 मीटर भी अगर कोई शॉप है, तो आप ख़ुद एनालाइज़ कीजिएगा, क्या आपकी ये आदत है या आपके बच्चों की ये आदत है कि वो पैदल चीज़ लेने जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ओवरऑल सोसाइटी में आप देखिएगा कि 50 मीटर डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर के फासले पे जाना है तो पैदल के बजाय मोटरसाइकिल लेके जाके वहाँ से चीज़ लेके आई जाती है। जब से इससे पिछली जो हमारी जनरेशन से पिछली जनरेशन, हमारे आबा व अजदाद जो बुज़ुर्ग थे, वो लोग मीलों का सफ़र पैदल तय करते थे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आपने देखा है कि उनकी एजेस भी, उनकी सेहत, उनकी रूटीन ऑफ लाइफ भी, और डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें जिनको हम फेस कर रहे हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। बड़ी रिलैक्स्ड लाइफ थी उनकी, उनमें रिश्तों का एहतराम था, वो सारी चीज़ें थी। खैर, मैं टॉपिक की तरफ आना चाहूँगा कि मैं अभी आपको जो 3 मेडिसिन सजेस्ट करने लगा हूँ, ये सेफ़ ड्रग्स हैं, सॉरी सेफ़ नेचुरल रेमेडीज़ हैं। आप इनको बच्चों बड़ों में, हाँ उसको डोज़ को आपको केयर करना होगी कि अगर बड़े हैं एडल्ट्स में डोज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो, और अगर बच्चे हैं तो आप उसको मैक्सिमम हाफ़ कर लें, और अगर उससे भी कम है तो मज़ीद थोड़ी सी रिड्यूस कर लें अकॉर्डिंगली, मतलब आप उसको खुद एडजस्ट कर लें। अच्छा, उनमें एक मेडिसिन है फ़ाइटोला का होम्योपैथी की बड़ी वेल नोन मेडिसिन है, जो फैट्स को रिड्यूस करने के लिए आम तौर पे हर दूसरे तीसरे आदमी के नॉलेज में है। बड़ी वेल नोन और बड़ी कॉमन और बड़ी वेल प्रैक्टिस्ड मेडिसिन है, यू कैन से। तो बड़ी कॉमन और बड़ी आसान मार्केट में मिलने वाली है। आप अपने करीब तरीन किसी भी अच्छे होम्यो स्टोर से, हाँ याद रखिएगा मैं हमेशा यूज़ करता हूँ जर्मनी की, मतलब जिस तरह से डॉक्टर विलिमर श्वाबे की या फिर डॉक्टर रेकविग की, मतलब मैं मोस्टली ये 2 कंपनीज़ यूज़ करता हूँ अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स के लिए। तो आप भी किसी अच्छे ब्रांड की, उसमें फ़ाइटोलैका है तो वो फ़ाइटोलैका क्यू मदर टिंक्चर में लेनी है आपने, ठीक है। अच्छा, ये वो अगर आप ये 30 ml 100 ml जिस भी उस वायल में आपको ये मिलती है, तो आप ये तीनों मेडिसिन सेम वायल में ही लेंगे, सेम यानी कि उनका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अच्छा, इसके सिंपली से मैं इससे रिलेटेड उस पर रहूँगा, जो वीडियो है उससे रिलेटेड, कि फ़ाइटोला का मतलब इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको टेक्निकल टर्म में यूज़ करें तो ये आप कहेंगे फ़ैट रिड्यूसर है, या फ़ैट कटर भी आप इसको कह सकते हैं। फ़ैट को कट करने वाली मेडिसिन, मतलब आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्यूकस भी मदर टिंक्चर में लेनी है आपने। अच्छा, फ़ाइटोला का PHYTOLACCA, फ़ाइटोलैका मदर टिंक्चर क्यू में। उसके बाद फ्यूकस FUCUS, फ्यूकस भी आपने मदर टिंक्चर में लेनी है, और ये भी सेम क्वांटिटी, सेम वायल। अगर वो 100 ml है तो ये 100 ml, अगर वो 30 ml है तो ये 30 ml, अगर वो 120 ml है तो ये 120 ml, वटेवर जो भी उसका जिस भी पैकिंग में आपको मिलती है, जिस भी साइज़ में आपको मिलती है, वो सेम साइज़ होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर आपको शवाबे या उसकी नहीं मिलती, तो किसी भी पाकिस्तानी अच्छे ब्रांड की और पैकिंग में ओपन लूज़ नहीं, ठीक है। अच्छा, फ्यूकस जो है वो भी वो डाययूरेटिक है, एक तो जो उसके मेजर इससे रिलेटेड वो है प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो डाययूरेटिक है, और फिर डाययूरेटिक के साथ साथ वो एंटी टॉक्सिक भी है। जो टॉक्सिसिटी आपके बॉडी में है उसको एक्सक्रीट करने में बड़ी हेल्पफुल मतलब रेमेडी है, तो आप उसको साथ ऐड कर लेंगे। अच्छा, उसके साथ है कैलोट्रोपिस,
CALOTROPIS, कैलोट्रोपिस, ये भी आप मदर टिंचर में लेंगे और सेम वॉल्यूम में लेंगे, सेम जितनी आप फाइटोलैका ले रहे हैं, जितनी फ्यूकस ले रहे हैं, तीसरे नंबर वाली कैलोट्रोपिस भी आप उतनी ही मिकदार में लेंगे। और कैलोट्रोपिस का फंक्शन क्या है यहाँ पे, जिस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करवा रहे हैं, ये है कि ये मसल्स को वापस अपनी जगह पे ले आती है। साफ ज़ाहिर है, जब आप ओबेस हुए हैं, जब आप मोटे हुए हैं, तो आपके मसल्स थोड़ा सा उनकी शेप और उनकी इलास्टिसिटी उसमें चेंज आया है, तो ये वापस उनको अपनी जगह पे लेके आने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप इसको ऐड कर लें। अच्छा, ये तो 3 वो मेडिसन हैं जो बच्चा बड़ा बूढ़ा हर कोई यूज़ कर सकता है सेफ़ रेमेडीज़ के तौर पे, ठीक है। बड़े इसको 20-20 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। याद रहे, नॉन मेटेलिक आपका गिलास या बर्तन जिसमें आप यूज़ कर रहे हैं, गिलास होना चाहिए शीशे का, या नॉन मेटेलिक कोई भी बर्तन हो, उसमें आप 2-3 घूंट या आधा कप पानी लें, ठीक है, और उसमें 20 कतरे इन तीनों दवाइयों को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह शेक कर लें। यूज़ करने से पहले शेक करने के बाद 20-20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर को और 20 कतरे शाम को। याद रहे, मदर टिंक्चर ज़िंदगी में कभी भी आपने डायरेक्ट ज़ुबान पे नहीं यूज़ करना, उसको हमेशा पानी में डाइल्यूट करके, मिक्स करके, यानी कि फिर आपने यूज़ करना है। वो भले आप 1 ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, 10 ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं या 50 ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, जो भी उनकी क्वांटिटी है, जो भी स्ट्रेंथ है, लेकिन आप उसको पानी में डाइल्यूट करके यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि इसके साथ आपने जिस तरह से मैंने बताया कि एहतियाती तदाबीर। अच्छा, उससे पहले चलें, मैं आपको 2-3-4 और मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी कहते हैं, मतलब रेमेडीज़ भी कहते हैं, तो वो मतलब मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक कैलकेरिया कार्ब है। अच्छा, इनके करैक्टरिस्टिक वो ये हैं कि कैलकेरिया कार्ब हम उनमें यूज़ करवाए जाते हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं या इसके करैक्टरिस्टिक आप कह लें, वो ये है कि जिन लोगों को इस फोरहेड, माथे पे, सर पे और हाथों पे, पाँव पे, इन एरियाज़ में पसीना ज़्यादा पसीना रूटीन से बाकी लोगों की निस्बत अगर ज़्यादा पसीना आता है, तो उनके लिए बड़ी आइडियल रेमेडी है कैलकेरिया कार। याद रहे, ये 30 में लेनी है और ये आप ज़ुबान पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। मतलब ये 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम आप इसको यूज़ कर लें। अच्छा, अब इसको चलें हम फर्दर इसको डिवाइड कर लेते हैं कि ओबेसिटी आम तौर पे 2 तरह की होती है। अच्छा, कुछ लोगों में आपने देखा होगा, कुछ लोग जो आपका बिलो एब्डोमेन, यानी कि कमर से नीचे का हिस्सा, ठीक है, लंबर रीजन से नीचे उनकी थाइज़ और उनकी लेग्स और हिप्स, यहाँ पे उनके ज़्यादा फैट्स होती है, ऊपर का हिस्सा उनका कंपैरेटिवली नॉर्मल या पतला होता है। एक ये है। दूसरी कैटेगरी ये है जिनका नीचे का हिस्सा पतला होता है, टांगें और हिप्स, लेकिन पेट बहुत बड़ा हुआ होता है और ऊपर ये शोल्डर्स और ये वाला एरिया जो है ना, चेस्ट का रीजन जो है, ये मोटा होता है और नीचे का हिस्सा पतला होता है। तो कैटेगोरिकली इन दोनों के लिए आपने अलग-अलग से मतलब मेडिसिन जो यूज़ करनी है। अगर आप इसमें देखते हैं, एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम भी 30 में यूज़ करनी है, और ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट या ऐसे मरीज़ या ऐसे लोग जो लिवर का डिज़ीज़ जिनको रहा हो, पहले लिवर का प्रॉब्लम रहे हों जिनको, अच्छा, फिर उनका स्टोमेटिक डिस्टर्बेंस भी हो, मैदा भी उनका डिस्टर्ब रहता हो, अच्छा, उनको साथ कॉन्स्टिपेशन की बड़ी पुरानी हिस्ट्री हो, कॉन्स्टिपेशन की पुरानी हिस्ट्री उनके साथ चलती हो, और फिर उनका मतलब बिलोअर एरिया जो है ना, कमर से नीचे का हिप्स, थाइज़ और लेग्स, जिनका ये वाला एरिया ज़्यादा मोटा हो, ऊपर का एरिया पतला हो, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। ये आपने डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद दूसरी है वो जो इसके अपोजिट, मतलब जिनका ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा मोटा है, ठीक है, ये लाइकोपोडियम नीचे वाले मोटे हिस्से के लिए है। और जो दूसरा जिनको अमोनियम म्योर, मतलब वो आप जिनको ऊपर का हिस्सा, पेट से ऊपर का हिस्सा मोटा है, टांगें नॉर्मल हैं कंपैरेटिवली, मतलब कम है, पेट जिनका ज़्यादा बाहर निकला हुआ है और ऊपर का हिस्सा मोटा है, टांगें और बाकी जिस्म ठीक है, अमोनियम म्योर उनके लिए बेहतरीन मतलब रेमेडी के तौर पे आप 30 में अमोनियम म्योर 30, अमोनियम
म्योर 30 में वही 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम ज़ुबान पे डालेंगे। अच्छा, इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, जिस तरह से मैं 2-3-4 उनको भी, लेकिन वो बेहतर ये है कि आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ से या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर लें अपनी सिम्टम्स दे के, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन उनमें है नेट्रोम्योर है, उनमें पल्साटीला है, उनमें सल्फ़र हम यूज़ करवाते हैं, मतलब इस तरह से और भी हैं। ग्रेफाइट्स, अच्छा ग्रेफाइट्स का चलें आ गई। ग्रेफाइट्स ऐसे लोगों के लिए, ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त मतलब दवाई के तौर पे हेल्पफुल हो सकती है, जिनको प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद जिनका वेट बढ़ना शुरू हुआ है, और ख़ास तौर पे उनको साथ कॉन्स्टिपेशन और ग्रेफाइट्स में ऐसे ख़वातीन जिनको मेंसेस की इरेगुलरिटीज़ हों, जिनको मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटीज़ भी हों, उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो और उनको स्किन के इश्यूज़ भी हों, और फिर साथ उनको ओबेसिटी भी हो रही है, तो उनके लिए आइडियल ड्रग है ग्रेफाइट्स 30 अकॉर्डिंग मतलब उसके साथ साथ जो मैंने मदर टिंक्चर्स आपको 3 बताए थे, फाइटोलाका, फ्यूकस और कैलोट्रोपिस, ठीक है। तो इन तीनों के साथ साथ आप इन जो जिस तरह से मैंने बाकी मेडिसिन बताई हैं, ये आप यूज़ करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आपका आपका जो फैट्स हैं या ओबेसिटी है या मोटापा है, आपको कुछ अर्सा यूज़ करने के बाद आपको इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। डेफिनेटली आपका वेट कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि आपने मेडिसिन के साथ साथ, इन अद्वियात के साथ साथ आपने क्या करना है। इन अद्वियात के साथ साथ आपका भी उतना ही रोल है जितना मेडिसिन का है। देखिए, अगर आप अपने आप को, सबसे पहला है कि आप मेंटली तैयार हों कि मैं अपने आप को रिड्यूस करना चाहता हूँ। सबसे पहला इंतहाई बुनियादी चीज़ है। दुनिया की कोई भी मेडिसिन उस वक्त तक आप पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी, या उतना नहीं करेगी, एटलीस्ट उतना अच्छा नहीं करेगी जिस वक्त तक आप मेंटली उसको एक्सेप्ट नहीं करते और मेंटली आप उस काम के लिए तैयार नहीं होते जिसके लिए आप मेडिसिन ले रही हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसके लिए कि आप अपने आप को, अपनी आदत को चेंज करें। अपनी सबसे पहला बुनियादी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप अपना सोना, अपनी नींद, उस पर तवज्जो दें। अपनी नींद को अकॉर्डिंग टू नेचर एटलीस्ट 6 से 8 घंटे, उसको एटलीस्ट 6 से 8 घंटे मेंटेन करें, और रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। एक मतलब इसको आप, ताकि आपकी नींद क्वालिटी की नींद हो, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। अच्छा, नींद के बाद इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, चूँकि खाने पीने का ही इसमें बड़ा सबसे अहम किरदार है। जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप डाइट्स में अपने बैलेंस करें और क्वालिटी को भी मेंटेन रखें। अच्छा, उसमें ख़ास तौर पे आपको मतलब 3 चीज़ों से तो बिल्कुल आप कह लें कि आपने इसको 0% पे ले आना है। वो कौन सी हैं? एक तो फ्राइड, अपनी ग़िज़ा में, अपनी डाइट में, अपने खाने में फ्राइड चीज़ों को बिल्कुल लेस कर दें, ख़त्म कर दें। दूसरा, अपनी लाइफ में शुगर को ज़ीरो कर लें, मीठा किसी भी सूरत में नहीं। तीसरी, कि आप अपने उसमें जो रूटीन है उसमें कोल्ड ड्रिंक्स को ख़त्म कर दें, जूसेस हों, कोल्ड ड्रिंक्स हों स्पेशली। यानी कि कोल्ड ड्रिंक से मुराद, यहाँ पे मैं ये मेंशन करता जाऊँ, कोल्ड ड्रिंक से मुराद ये बोतलें नहीं हैं। कोल्ड ड्रिंक से मुराद ठंडे मशरूबात। वो आप पानी भी अगर ज़्यादा ठंडा पिएंगे तो भी आप अपना नुकसान करेंगे। आप ठंडा पिएँ, थोड़ा सा नॉर्मल कर रहे हैं उसको ठंडा, ठीक है। अच्छा, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स, जिनको हम कोल्ड ड्रिंक्स समझते हैं, वो फॉल करती हैं स्वीट, मतलब उसमें मीठे में। तो मीठा तो आपको बिल्कुल, वो स्वीट है, वो आइसक्रीम है, वो कुछ भी है, उसमें आपने बिल्कुल ख़त्म शुगर। अच्छा, उसको शुगर से मुराद के मीठा, वो आप मिठाई खाते हैं शौक़ से, आप कोई भी चीज़ मीठी शौक़ से खाते हैं, उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे से मुराद है कि थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि आप में इंशाल्लाह बहुत अच्छी, फ़िज़िकली भी, आपकी मेंटली भी और प्रैक्टिकली भी आप उसको देखेंगे कि आप में बहुत अच्छी चेंजेस आएंगी। तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी अनएक्सपेक्टेड, तो मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, तो आपसे आखिर में फिर वही दुआ कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा रमज़ान मुबारक की
ख़ास रहमतों, बरकतों और अल्लाह ताला अपनी नवाज़िशों से आपको, आपके अहल खाना को, आपके हमसायों को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को नवाज़े। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।